असतो मा सतगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। हमें असत से सत की तरफ ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। प्रकाश क्या है? आदिकाल से ही प्रकाश के बारे में दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। लेकिन सबसे पहले हाइगेंस ने प्रकाश के दो गुण, परावर्तन और अपवर्तन की अपनी तरंग थ्योरी के आधार पर लिखित व्याख्या की। उन्होंने माना कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है और उन्होंने यह भी माना कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में न चल के अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलता है। अतः प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की भी परिकल्पना की। उनकी थ्योरी के अनुसार प्रकाश जब स्रोत से आगे निकलता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। एक समान कला में उपस्थित सारे कण एक तरंगार्घ का निर्माण करते हैं। तरंगार्घ के प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की तरह कार्य करते हैं और नए स्रोतों से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं। फिर वो एक नया तरंगार्घ बनाती हैं। इस प्रकार प्रकाश हर संभव दिशाओं में आगे बढ़ता है। लेकिन न्यूटन ने उनके इस तरंग के सिद्धांत को नहीं माना। न्यूटन ने अपने कणिका के सिद्धांत से उन दोनों अपवर्तन और परावर्तन के गुणों की व्याख्या कर दी। क्योंकि न्यूटन का नाम उस समय काफी बड़ा था, इसलिए लोगों ने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की अपेक्षा न्यूटन के कणिका सिद्धांत को ज्यादा तवज्जो दी। देखिए, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को न्यूटन ने मान्यता नहीं दी। उन्होंने अपने कणिका सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन के साथ अपवर्तन की भी पुष्टि कर दी। न्यूटन का मानना था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने बॉल टकराकर परावर्तन के नियम की व्याख्या की। साथ ही बॉल को पानी में डालकर यह दिखा दिया कि बॉल की चाल बदल जाती है। न्यूटन के कॉर्स्पिकुलर यानी कणिका सिद्धांत को जल्दी झटका लगने वाला था, क्योंकि यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की पुष्टि कर दी थी। देखिए यंग ने क्या देखा। यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो व्यतिकरण प्रतिरूप पाया, उसमें कुछ जगहों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम थी और कुछ जगहों पर प्रकाश की तीव्रता शून्य या न्यूनतम थी। चूंकि व्यतिकरण तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है, अतः प्रकाश में व्यतिकरण का होना प्रकाश की तरंग प्रकृति का समर्थन करता है। चलिए एक प्रयोग करके देखते हैं। हम दो टॉर्च की रोशनियों को एक दूसरे के सम्मुख रख के देखते हैं। क्या ये प्रकाश एक दूसरे को रिपेल कर पा रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, या आर पार निकल जा रहा है? यदि हम दो टॉर्च की बीम एक दूसरे की तरफ को फेंकें तो उनकी बीम्स एक दूसरे से टकराती नहीं, बल्कि वो आर पार हो जाती हैं। टॉर्च के इस प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। हम एक साधारण नजरिए से भी देखें तो हमें यह महसूस होता है, अगर प्रकाश कणों के रूप में होता तो टॉर्च की बीम एक दूसरे से टकराती और वो अपना रास्ता बदल सकती थी, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। दोनों बीम एक दूसरे को पार कर जाती। बाद में मैक्सवेल ने गणितीय रूप से प्रकाश वैद्युत तरंगों को स्थापित किया और प्रकाश को तरंग स्वरूप मिल गया था। 19वीं शताब्दी तक प्रकाश को पूर्ण रूप से तरंग माना जाने लगा था, लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के दौरान उत्सर्जन को क्वांटा के रूप में परिभाषित किया। क्वांटा ऊर्जा का एक छोटा पैकेट जिसकी ऊर्जा h इंटू न्यू का गुणज होती है। उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि ब्लैक बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन h इंटू न्यू के पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है। यह प्रकाश के तरंग सिद्धांत को चुनौती थी, क्योंकि प्रकाश को कण या क्वांटा के रूप में परिभाषित किया जा सकता था। उसी दौरान लेनार्ड, मिलिकन और टेस्ला ने
यह पाया कि प्रकाश के धातुओं पर गिरने से धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। देखिए उन्होंने क्या प्रयोग किया। हर्ट्ज, लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को लेकर अनेक प्रयोग किए। उन्होंने भिन्न भिन्न धातुओं की प्लेटें लेकर उन पर विभिन्न आवृत्तियों तथा विभिन्न तीव्रताओं का प्रकाश डाला और प्रत्येक दशा में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एवं प्रकाश वैद्युत धारा की प्रबलता को नापा और अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के संबंध में अनेक फल प्राप्त किए। उन्होंने पाया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक है कि उस पर एक न्यूनतम आवृत्ति से उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाए। अगर हम इस आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो पाते। परंतु जो ही हम उस न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस न्यूनतम आवृत्ति को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कहा गया। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जो वैद्युत धारा के मान में वृद्धि करती है। और यदि हम आवृत्ति बढ़ाएं तो आवृत्ति बढ़ाने से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तीव्रता बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आवश्यक यह है कि आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा हो। यदि हम तीव्रता उच्च कर दें परंतु आवृत्ति उस देहली आवृत्ति से नीचे रखें तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बंद हो जाता है। अलग अलग पदार्थों पर देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने अपनी फोटोन थ्योरी से समझाया। आइंस्टीन के मुताबिक प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ता है, जिन्हें आइंस्टीन ने फोटोन का नाम दिया। फोटोन जो ही धातु की सतह पर टकराता है यह स्वयं का अस्तित्व नष्ट कर देता है और अपनी सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का कुछ हिस्सा बाहर निकलने में खर्च करते हैं, जिसे कार्यफलन कहते हैं, तथा शेष ऊर्जा उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में काम आती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हम प्रकाश के तरंग रूप में समझाएं तो कुछ जगह पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझाया जा सकता। मसलन यदि हम प्रकाश को तरंग मान के चलें तो प्रकाश ज्यादा तीव्रता का प्रकाश ज्यादा ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करेगा, फलस्वरूप निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। परंतु ऐसा नहीं होता। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरी बात, यदि हम ज्यादा तीव्रता का प्रकाश धातु की सतह पर डालें तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए थे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, आवश्यक होती है। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश, चाहे वो कितनी भी तीव्रता का हो, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं कर पाता। तीसरी बात, प्रकाश के धातु की सतह पर आपतित होने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच में समय पश्चिता नहीं होती, यानी टाइम लैगिंग नहीं होती। प्रकाश गिरा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। अगर हम प्रकाश को तरंग माने तो तरंग धातु से टकराएगी, धातु को अपनी ऊर्जा वितरित करेगी और
इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यानी इस प्रक्रिया में समय पश्चाता संभव थी। तो इस प्रकार हम तरंग के रूप में प्रकाश को लेकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा सकते। यहाँ पर आइंस्टीन ने अपनी फोटोन थ्योरी से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की स्पष्ट व्याख्या की। बाद में मिल्टन ने अपने प्रयोगों के द्वारा उनके इस थ्योरी को सत्य पाया। आइंस्टीन के इस महान अन्वेषण के बाद आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला। बाद में कॉम्पटन ने भी अपने क्वांटम इफेक्ट के द्वारा प्रकाश के फोटोन थ्योरी यानी पार्टिकल थ्योरी को मान्यता प्रदान करवाई। देखिए, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जब कोई विकिरण परमाणुओं के द्वारा प्रकीर्णित होता है तो प्रकीर्णित विकिरण की तरंग दैर्ध्य आपतित विकिरण के बराबर होनी चाहिए। परंतु परीक्षण यह दिखाते हैं कि जब एक्स किरणें किसी पदार्थ जैसे ग्रेफाइट पर डाली जाती है तो प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य आपतित होने वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य से अलग होती है, जो कि प्रकीर्णित कोण पर निर्भर करती है। ऑर्थर एच कॉम्पटन द्वारा इसका स्पष्टीकरण दिया गया। कॉम्पटन ने इसके लिए आइंस्टीन की फोटोन थ्योरी का ही उपयोग किया। उन्होंने पाया फोटोन और इलेक्ट्रॉन द्वारा संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन किया जा रहा होता है, जो यह सिद्ध करता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कणों से मिलकर बना है, और यह प्रकाश की कण थ्योरी को पुष्ट करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न घटनाओं में प्रकाश अपने विभिन्न स्वरूपों को प्रकट करता है। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं में जहां एक और प्रकाश अपनी तरंग प्रकृति को प्रकट करता है, वहीं दूसरी तरफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट आदि घटनाओं में प्रकाश अपने पार्टिकल नेचर यानी कण स्वरूप को प्रकट करता है। प्रकाश का यही दोहरा स्वरूप ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहलाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रकाश की तरंग प्रकृति व्यतिकरण के रूप में सिद्ध होती है। साथ ही तीक्ष्ण किनारों से मुड़ने की घटना अर्थात विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करता है, और ध्रुवण तभी संभव है जब प्रकाश को हम तरंग रूप में माने। परंतु प्लैंक और आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश कण प्रकृति को भी प्रस्तुत करता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा यह सिद्ध होता है प्रकाश कणों के रूप में चलता है, जबकि कॉम्पटन प्रभाव भी इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश फोटोनों से मिलकर बना है। यही विकिरण की, प्रकाश की द्वैत प्रकृति है। किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू एक ही सिक्के पर होते हैं, लेकिन जब इसे उछाला जाता है तो दोनों में से एक ही प्रदर्शित होता है। दोनों पहलू एक साथ प्रदर्शित नहीं हो सकते। यदि किसी घटना में प्रकाश तरंग है तो उस समय वह कण की तरह व्यवहार नहीं करेगा, और यदि किसी घटना में प्रकाश कण की तरह व्यवहार कर रहा है तो उस समय प्रकाश तरंग की तरह का कोई गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। यही प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट।